सैन साहब, अगर आज बात की जाए, काफ़ी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी अगर टेलीकॉम की बात की जाए तो काफ़ी परसेंट 20 से 25% मेरे ख्याल बढ़ गई हैं, दरें बढ़ गई हैं। क्या कहना चाहते हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं हैरान हूँ इस बात से कि 20-25% के आसपास सभी कंपनियों ने, चाहे वोडा कंपनी है, चाहे एयरटेल है, चाहे जियो है, सब ने अपने जो टैरिफ प्लान है वो 20 से 25% बढ़ा दिए हैं। और तब जबकि एक तरफ स्कूल की मोस्टली पढ़ाई ऑनलाइन होती है, जो गरीब बच्चे बड़ी ही मुश्किल से, जिन लोगों ने किसी से पैसा लेके या जैसे तैसे करके एंड्रॉयड फ़ोन खरीदे, उसके बाद आज जबकि ये उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ये प्लान जो हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। लेकिन गवर्नमेंट नहीं देख रही है कि उन गरीब बच्चों को या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए फ्री होना चाहिए। आप उस प्लान को घटाने की बजाय बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक व्यवसायी आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है, ये बात समझ में आती है कि भाई एक व्यवसाय करने वाला, उसका अगर टैरिफ प्लान बढ़ रहा है तो एक अलग मैटर है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है, ये निजीकरण जो हो रहा है, आपने तकरीबन जो देश की कंपनियां हैं उनको बेच दिया है। BSNL है, MTNL है, ये आपने बिल्कुल सरकारी कंपनियों को बैठा दिया है। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, एयरटेल है, वोडा है, जियो है, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनको बड़े बड़े लोन दे रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा होता है, गवर्नमेंट उसी व्यवसाय जो उसी पैसे से पैसा कमा रहा है। और बाद में मोस्टली मैंने देखा है, अभी पीछे एक बहुत बड़ा लोन जो है माफ़ हुआ है हमारे रिलायंस कंपनी का, जियो कंपनी का, तकरीबन 15 से 16 हज़ार करोड़ के आसपास का। और आप उस पैसे को गरीबों से निचोड़ रहे हैं, टैरिफ प्लान बढ़ा रहे हैं। आपकी कोई इसमें दर नहीं बढ़ी है, आपका कोई खर्चा नहीं बढ़ा है उसके अंदर, आपने कोई नया सैटेलाइट नहीं छोड़ा है, आपने कोई उसकी स्पीड नहीं बढ़ाई है। बावजूद उसके अगर आप टैरिफ प्लान बढ़ा रहे हैं, और एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, पहले जो होता था महीने का 30 दिन का टैरिफ प्लान होता था, अब जो 28 दिन का हो रहा है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको एक साल यानी कि 12 महीने में 13 बार देना पड़ता है। कई बार तो क्या होता है, 28 दिन से पहले कोई 25-26 दिन में भी कर लेता है, रिचार्ज कर लेता है दोबारा से। नहीं तो 28 दिन के हिसाब से अगर एवरेज लगाएंगे आप, तो वो प्लान जो है आप साल में 13 बार आप उसको रिचार्ज कर रहे हैं। तो जनता को जो फायदा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का जो उद्देश्य होना चाहिए जनता के फायदे के लिए, वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि ना तो कोई केजरीवाल आवाज उठा रहा है, ना कोई मोदी सरकार आवाज उठा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी, अगर मैं कहूँगा, तो पीछे है इस बात को उठाने में, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। एक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आज, वो घर बैठ के अगर इस ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि उनकी पढ़ाई के ऊपर भी असर डालेगा। कोरोना काल चल रहा है, कहीं ना कहीं काम धंधों में भी काफ़ी कमी आई है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, ये टैरिफ बढ़ रहे हैं, बच्चे किस तरह पढ़ाई कर पाएंगे अपने? देखिए, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से काम एक तरीके से ख़त्म हो गए हैं, गवर्नमेंट ने कामों के प्रति जो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया था मोदी सरकार ने, वो कहाँ बट गया समझ नहीं आया। ना तो किसी छोटे व्यापारी को मिला वो, ना किसी उद्योगपति का मैंने सुना कि उनका कोई लोन पास हो गया होगा। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, नौकरियां छूट गई हैं। लोग जिसका जो तनख्वाह पहले हुआ करती थी 20,000, वो आज 10,000 12,000 में काम करने को मजबूर है, क्योंकि काम है नहीं। अगर काम नहीं है और ऊपर से आप ये टैरिफ प्लान बढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चा कैसे शिक्षित होगा? आप किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारी जीडीपी की हालत ये है कि बांग्लादेश जो छोटा सा देश है, जिसको हमने आज़ाद कराया था, उससे भी हम पीछे आ गए हैं। नेपाल हमें आंख दिखाने लग गया है। मतलब क्या कर रहे हैं हम कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ विकास हो रहा है हमारा? विकास कहीं आप देखेंगे तो हमारे गांव की हालत, अगर मैं कहूँ हमारे क्योंकि अगर इस बारे में बात करें तो पूरा गांव, जो हमारी गलियां हैं, रोड है, नालियां हैं, जो हमारी पीने का पानी है, जो हमारी सुविधाएं होनी चाहिए, हमारे शमशान घाट हैं,
उनकी हालत ऐसी है कि आप जा नहीं सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन देश फिर भी तरक्की कर रहा है। सिर्फ मोदी के राज में, मोदी के लोगों द्वारा जो अंधभक्त है वो इस बात को बोल रहे हैं। सच्चाई इससे बहुत परे है, इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। ये टैरिफ प्लान वगैरह का जो मैं रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से कि आप बच्चों के बारे में सोचिए, उन प्लानों को जो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई खर्चे नहीं बढ़े हैं, आप गलत तरीके से उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको घटाया जाए। उन जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए फ्री होना चाहिए, ये मेरा मानना है। सनी साहब, पिछले 2 साल से कोरोना फैला हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर हमारी सरकारें एक्टिव हो गई हैं कि फरवरी में दोबारा तीसरी लहर आने वाली है। और हमारे जो सीएम है केजरीवाल साहब ने भी कहा है लोग घरों में रहें। अरे घरों में रहेंगे तो काम धंधा नहीं करेंगे। जब काम धंधे ही सब नहीं होंगे लोगों के पास, तो कोई इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाया टैरिफ के बाद कि बच्चों को पढ़ाई कैसे होगी, कैसे चलेगा जी? देखिए, जिस प्रकार से पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर ने तो इतना मतलब भयानक रूप लिया कि चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, वे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे वे ही काम आए, ना मोहल्ला क्लिनिक काम आया, ना कुछ और काम आया। और यहाँ तक आपको पता ही है, आप भी इस चीज़ के आपने देखा है ये सारी चीज़ें कि ऑक्सीजन तक केजरीवाल और मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई, लोग तड़प तड़प कर मरे हैं। लेकिन बावजूद उसके इस जो ये घटना है, जो सिस्टम है, अब क्योंकि आपको पता 2022 में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले जो पिछली लहर आई थी उस टाइम बंगाल के चुनाव थे, लेकिन बावजूद उसके बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, कोरोना पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और जब कोरोना के वजह से लोग मरने शुरू हुए, उनको शमशान घाट तक नहीं नसीब हुए, तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, ये जब चुनाव आते हैं, अभी आप देखेंगे कि यूपी के अंदर भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव की 5 राज्यों में है चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव है। लेकिन मोदी सरकार उन चीज़ों के जो कोरोना के को उससे बचाव करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी रैलियां शुरू कर रखी है उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये ना हो कि जो पिछली लहर थी उससे भी कोई खतरनाक कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे हमें और आपको कोई अपने लोगों को ना खोना पड़ जाए, ये मेरा ऐसा डर है। देखो, कोरोना है, ओमिक्रॉन है, नई बीमारी और फैल गई है। 2 बीमारियां, एक तो 2 वायरस इतने खतरनाक है, पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं। हिंदुस्तान में काफ़ी तेजी से पैर पसारा जा रहा है। तैयारियां क्या हैं सरकार की? ना दिल्ली सरकार का पता लगता है ना सेंटर का। कुछ सुझाव देना चाहोगे दिल्ली सरकार को, सेंटर को, भाई किस प्रकार लोगों को अवेयर करें, सूचना दें ताकि लोग एक्टिव रहें और सावधान रहें? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी बीमारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी होती है। भाई अपना हाथ धोएं, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, 2 गज की जो दूरी है उसको बना के रखें। ये तो है जो जनता उसके लिए कि आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं। रही बात दूसरी, गवर्नमेंट क्या सुझाव, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आप नए अगर हॉस्पिटल्स नहीं तैयार कर रहे हैं तो कम से कम जो बंद पड़े हैं, जहां आपको बेड्स की कमी लग रही है, आप उनके अंदर बेड्स बढ़ाएं, आईसीयू बेड्स बढ़ाएं। उसके बाद आप ऑक्सीजन की जो पीछे हमने समस्या देखी, इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास की जो कमियां हम में रह गई हैं, वो किसी वजह से कम रह गई हैं, तो हम उनको दुरुस्त करें और आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे। तो हम उनको इसलिए इतिहास मेरा मानना है इसलिए हम पढ़ते हैं। तो अगर हम पिछले दूसरी लहर में अगर हमें लगा कि भाई हम ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे लोग एक्सपायर हुए हैं, तो हमें ऑक्सीजन के प्लांट्स नए लगाने चाहिए, दिल्ली के अंदर भी लगने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगने चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हमें ऑक्सीजन की वजह से किसी अपने को ना खोना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, सेंटर की जो गवर्नमेंट है, अभी तक जब से 7 साल हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, ना तो दिल्ली सरकार ने ना ही सेंटर ने कोई नए हॉस्पिटल का वो किया है, निर्माण किया है, और ना ही कोई डॉक्टर्स भर्ती हुए हैं। अब हैरत में रहेंगे कि जो केजरीवाल यूपी में और पंजाब में जाके कह रहा कि मैं हर साल 2 लाख रोजगार दूंगा, एक आरटीआई के माध्यम से यह पता चला आज तक दिल्ली के अंदर 7 साल में उसने 440 लोगों को नौकरी दी सरकारी। उसके बाद उसने कुछ नहीं दिया है। आप केजरीवाल साहब बाहर जाके कहते हैं जी कि महिलाएं हमारी बहनें हैं, हम उनको 1000 रुपये देंगे। अरे दिल्ली में तो आपकी सरकार है भाई साहब,
आप कोई ऐसा मॉडल तैयार कीजिए ना, दिल्ली वाले भी कहें हाँ जी बिल्कुल आपने ये दिया है, हमें मिला है, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। दिल्ली में तो आप किसी को दे नहीं रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन बंद पड़ी है, बुजुर्ग जो अपनी विधवा पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, वो आपको टाइम से आप दे नहीं रहे हैं, और आप बाहर जाके इतनी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आप टीचर्स को वहाँ पे जाके बरगला रहे हैं कि हम आपको पक्का कर देंगे। अरे दिल्ली के टीचर्स तो आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कल ही मैं एक अपने हमारी प्रेस वार्ता चल रही थी अनिल चौधरी जी द्वारा, मैंने उसमें देखा कि चार जो टीचर हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था, वो एक बहुत बड़ा उन्होंने मुहिम चलाई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें पक्का किया जाए, जो केजरीवाल साहब ने 2013 में, 15 में और 20 में जो वायदे किए कि भाई सभी टीचर्स को हम पक्का कर देंगे। आप पक्का नहीं कर रहे हैं, ना परमानेंट कर रहे हैं, आप उनको से तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आपके चुनाव आगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं तो यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है आने वाले खतरे को भांपते हुए अपने मोहल्ला क्लिनिक के लॉलीपॉप ना चुसाए, क्योंकि आपने देखा कि मोहल्ला क्लिनिक कहीं काम नहीं आया कोरोना काल के अंदर, ना ही उसमें कोई मरीज ठीक हुआ, ना उसमें कोई दवाई बांटी गई, ना कोई इसमें कोई इंजेक्शन लगा। तो आप उन चीज़ों को छोड़ के जो हमारी जो आधारभूत जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे हैं जहां बेड्स की कमी है उनको दुरुस्त करें और लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाएं। आप अपने बड़े बड़े पोस्टर ये ना लगाएं कि हम 1000 रुपये देंगे, ये देंगे। आप उनके अंदर ये अवेयरनेस जगाएं कि आप मास्क लगाएं, हाथों को धोएं अच्छे से, टाइम से सैनिटाइजर यूज करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, तभी हम आने वाली जो तीसरी लहर है उससे बच सकते हैं।